लेकिन आरबीआई के एक्शन की वजह से वो सप्लाई उसकी घट गई, जो पैसा बैंक के पास उपलब्ध था लोन देने के लिए वो घट गया। तो अब बैंक क्या करेगी, बैंक या तो लोन देने से मना कर देगी या फिर बैंक उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ा देगी कि लोग उसको उस लोन को लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। जब इस प्रकार से लोन नहीं दिए जाएंगे और इस प्रकार से परचेजेस नहीं की जाएंगी तो सामान्यतः उसको होल्ड करने की लोगों की जो मानसिकता है वो खत्म होगी। ये एक तरीका है। इसी तरीके के माध्यम से आरबीआई ब्लैक मार्केटिंग को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। एक और पॉइंट है, एक तो ये हो गया ये तो हो गया कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करने का, एक होता है मनी की सप्लाई को अफेक्ट करने का, है ना। यदि आज मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मुझे पता है कि मेरी महीने की तनख्वाह भले 70,000 रुपये है, लेकिन मेरे पास 3 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। हमारे पास क्रेडिट है, क्रेडिट फैसिलिटी है, हम उतनी खरीदी कर सकते हैं मार्केट में, या हमारे पास कैश रखा है, हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारा कैश है, हम जो चाहे बाजार में वो खरीद सकते हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करती है, अब एक इनडायरेक्ट एक्शन लेती है। इनडायरेक्ट एक्शन कैसे लेती है, वो पब्लिक को परसुएट करती है कि आप जो है, आपके पास यदि एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उससे मार्केट में खरीदी मत करो, हम आपको एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफर कर रहे हैं, है ना। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये आपके 5 साल 8 साल 10 साल जो भी उसका टाइम पीरियड है, उतने समय तक हमारे पास पैसा रहेगा, हम आपको एफडी से 4% ज़्यादा ब्याज देंगे, है ना। या हम उसको आपको जो नॉर्मल आपके इन्वेस्टमेंट मोड्स हैं हम उससे ज़्यादा ब्याज देंगे और गारंटी से आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट वापस करेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, या ठीक है एफडी में हमें 6-6.5% मिल रहा है, यहाँ पे हमें 10% मिल रहा है, रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किए बॉन्ड्स हैं तो कोई रिस्क भी नहीं है, पैसा तो वापस मिल ही जाएगा बढ़ के। तो इस प्रकार से आरबीआई जो है मार्केट से पैसा खींच लेता है। खुद यदि नहीं भी करता है तो वो दूसरे बैंक्स के माध्यम से ये काम करवाता है। इस प्रकार से आरबीआई जो है मार्केट से पैसा खींच लेता है। अब खरीदारी करने वालों के पास जब खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, वो मार्केट में कम अपनी जरूरत की चीजों के लिए जाएंगे, फिर अनावश्यक चीजों के लिए नहीं जाएंगे, जरूरत की चीजें भी अनावश्यक मात्रा में नहीं खरीदेंगे, वो अपना बजट मेंटेन करने के लिए अपनी क्वांटिटी श्रिंक करेंगे। इस प्रकार क्या होगा, मार्केट में डिमांड की कमी आएगी, डिमांड की कमी आएगी, सप्लाई बनी हुई है तो रेट्स अपने आप टूटने लगेंगे। ये एक तरीका और होता है इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करने का। प्रैक्टिकली आप लोग समझ गए कि आरबीआई कैसे काम करती है ना। बाकी जो अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे याद करेंगे वो तो लिखने के लिए है, बाकी आप समझ गए ना कि काम कैसे करती है पॉलिसीज, ठीक है। तो अब डायरेक्ट में हमने देखा सीआरआर और एसएलआर दो माध्यम होते हैं, ठीक। इनडायरेक्ट मेजर्स होते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत वो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को रेगुलेट करता है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है, हम यदि रेपो रेट बढ़ा देंगे तो बैंक हमसे जो अपने 90 दिन से कम समय के लिए लोन लेते हैं वो हम उनको महंगे रेट पर देंगे। हम बैंक को महंगे रेट पर देंगे तो बैंक अपने कस्टमर्स को भी महंगे रेट पर देगा। तो इस तरह से जो है बैंक्स की लोन दे, मतलब जो लोन टेकर्स होते हैं वो हतोत्साहित होंगे लोन लेने के लिए। उसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट को रेगुलेशन करना। रिवर्स रेपो रेट के माध्यम वो रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है ना, वो रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है जिससे कि वो बैंक से पैसा लेता है। रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई बैंक से पैसा लेता है ना। तो वो मतलब यही कहे घटा नहीं देगा, बढ़ा देगा रिवर्स रेपो को। बैंक प्रोत्साहित होंगे कि हम अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करें एज अ क्रेडिट, ठीक है। बैंक्स के पास बैंक्स का पैसा भी सुरक्षित रहेगा और उनको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा आरबीआई से, वो भी ज्यादा। तो बैंक्स की अपने आप ही लोन देने की क्षमता घट गई क्योंकि उन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया। उसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि डायरेक्टली सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, पब्लिक को ऑफर करना, है ना। पब्लिक के सामने हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ऑफर करती है कि आप ये सिक्योरिटीज लो इतने पीरियड में बेहतर इंटरेस्ट रेट के साथ। हाँ, वो तो देखिए कोई भी चीज एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करती, सब एक साथ ही चलते हैं।
तो हम जो ये कह रहे थे कि डायरेक्ट पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करना, बॉन्ड्स ऑफर करना, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई खुद करता है या बैंक्स के माध्यम से करवाता है। ठीक, ये एक तरीका है इकोनॉमी में मनी कंट्रोल करने का। और उसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये सब की अपन ने डेफिनेशन पिछले क्लास में समझी है। ये सब, इन सब चीज का रेगुलेशन जो है उसके इनडायरेक्ट एक्टिविटीज के अंदर आता है। डायरेक्ट एक्टिविटीज में आता है सीआरआर, एसएलआर, और इनडायरेक्ट में आता है लिक्विडेशन एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि रिवर्स रेपो और रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन सब का रेगुलेशन उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की इनडायरेक्ट मेथड में आता है। समझ में आई ये सब चीजें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, मतलब देखो डाउट ना होने के दो मतलब होते हैं, या तो सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में। कौन सा वाला? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाला। देखिए आरबीआई जो होता है वो मनी कंट्रोल करने के लिए दो तरीके अपनाता है। ठीक है, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी, मॉनेटरी पॉलिसी को दो तरह से रेगुलेट करता है। एक होती है डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट मेजर्स में हमने देखा दो चीजें, वो दो काम करता है, सीआरआर को एडजस्ट करता है और एसएलआर को एडजस्ट करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट के माध्यम से वो करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंदर आते हैं रेपो और रिवर्स रेपो। ठीक है, एक आता है बैंक रेट एडजस्टमेंट, बैंक रेट को कम ज्यादा करना। बैंक रेट पता है आप लोगों को? जैसे रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है मोर देन 90 डेज। एक होता है MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये अपन ने लास्ट क्लास में समझा था, याद है कि फिर से समझाएं? याद है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट लोन्स के लिए होती है ना। एक दिन के पीरियड के लिए उन्हें जब अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो एमएसएफ के माध्यम से वो आरबीआई से फंड ले सकते हैं। एमएसएफ हमेशा रिवर्स रेपो से 1% ज्यादा होता है। और इसके अलावा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट करके उनको सिक्योरिटीज बेचती है या उनसे सिक्योरिटीज खरीदती है। ठीक है, अपन ने समझा कि जब वो पब्लिक से मनी खींचने के लिए उनको सिक्योरिटीज ऑफर करती है ना, तो इसके माध्यम से जो है वो इकोनॉमी से फंड खींच लेती है, सक कर लेती है। जब उसको ये लगता है कि स्लो डाउन आ रहा है तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो पब्लिक के पास है उसको वापस खरीद लेती है। या तो पब्लिक के पास है तो पब्लिक से खरीदेगी, बैंक्स के पास होती हैं अक्सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो वो बैंक से खरीदती है। बैंक से सिक्योरिटीज को परचेज करती है अच्छे इंटरेस्ट रेट पर, और उनको मोटिवेट करती है कि अब आपके पास पैसा है, आप लोगों को क्रेडिट ऑफर करो, आप क्रेडिट ऑफर करो, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, वो खर्च करेंगे। ठीक, आपके पास अक्सर ऐड आती है आकर्षक दरों पे होम लोन, आकर्षक दरों पे कार लोन, व्यक्तिगत लोन आकर्षक दरों पे, हाँ लोन्स के बेसिस पे। हाँ लिक्विडिटी का मतलब तरलता होता है।
तरलता समायोजन सुविधा। आप नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, आप उसको रेपो और रिवर्स रेपो के रूप में 2 पॉइंट बना देना। लेकिन रिवर्स रेपो और रिवर्स रेपो अपने आप में लिक्विडेशन एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो आरबीआई की एक सिस्टम होता है उसके अंदर ये 2 तरीके होते हैं। जरूरत नहीं है कि आप उसको लिखो, आप डायरेक्ट उसको रेपो या रिवर्स रेपो करके लिख सकते हो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वैसे भी आपको ज़्यादा जगह पढ़ने नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशन, मतलब ये क्रेडिट कंट्रोल वाला पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा आरबीआई और क्या करती है? करेंसी इशू करती है, क्रेडिट रेगुलेट करती है, वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करती है, ठीक है। आरबीआई के पास अकाउंट होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, वो इनके लिए इनको बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है। यदि आप चालान के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के खाते में कुछ पैसा डालोगे तो वो पैसा सीधे आरबीआई के पास जाता है। स्टेट बैंक उसकी एजेंसी है, स्टेट बैंक के माध्यम से वो पैसा सीधे आरबीआई में मध्य प्रदेश शासन का जो खाता है उसके पास जाता है। यदि आपके ऊपर हेलमेट का चालान लगता है और आप उसको ऑनलाइन जमा करते हो तो वो ऑनलाइन वो पैसा सीधे आरबीआई में मध्य प्रदेश शासन का जो खाता है वहां जाता है, ठीक है। वो शासन को और शासन के उपक्रमों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सरकार के खाते कमर्शियल बैंक्स में नहीं होते, रिजर्व बैंक के पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहे हैं, इसके अलावा वो गवर्नमेंट का मनी हैंडल करता है, ठीक है। मतलब एज ए एजेंट वो उसका पैसा एक्सेप्ट करता है और उसके बिहाफ में पे भी करता है। एक्सेप्ट कैसे करते हैं अपन ने बता दिया, चालान के माध्यम से। यदि सरकार को कुछ पैसा किसी दूसरे देश को पे करना है तो सरकार खुद नहीं करती, उसके बिहाफ में रिजर्व बैंक वो काम करता है, ठीक। फिर बैंकर्स का भी जो बैंक्स होते हैं उनका भी बैंकर होता है। वो हर एक बैंक का खाता आरबीआई के पास होता है जिसमें वो अपने रिजर्व के पैसे जमा करते हैं, सीआरआर के पैसे, या उनको आरबीआई से कोई लोन लेना हो तो वो उसी आरबीआई अपने उस खाते में डालता है जो खाता बैंक का आरबीआई के पास चल रहा होता है, ठीक। वो बैंकों के लिए भी एक बैंकर का काम करता है। और उसको एक चीज है जो कि आप लिख सकते हो, शायद ज्यादा लोग आंसर में कभी लिखेंगे नहीं, वो होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है कि जब किसी सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता तो आरबीआई उसको पैसा दे देता है, ठीक है। लेंडर का मतलब होता है देने वाला, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी रास्ता। जब किसी सरकार के पास कोई कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करने की उम्मीद नहीं बचती है तो आरबीआई उसको बस ऐसे ही लोन दे देता है अपने काम चलाने के लिए। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं कि यदि मध्य प्रदेश सरकार को आज किसी पैसे की जरूरत पड़ी और उसके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसके पास तो बहुत सारी सरकारों के पैसे हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स के पैसे हैं, उसके पास बैंकों के पैसे हैं, उसके पास बहुत सोर्स हैं पैसे इकट्ठे करने के, रिजर्व बैंक के पास, उसमें से वो उनको काम चलाने के लिए पैसा दे देता है, इसलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। नहीं, वो डिपेंड करता है, वो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। हम ये कह रहे हैं कि जब शासन को कहीं से भी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं होती है तो आरबीआई उनको पैसा देता है। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड एक खास चीज के लिए होता होगा। हाँ, तो राज्य शासन को जब आरबीआई से पैसा लेना होता है तो उन्हें अपने सिक्योरिटीज उनके पास गिरवी रखनी पड़ती है। हाँ, तो सिक्योरिटीज के बिहाफ में देती होगी, लेकिन हम कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हम कह रहे हैं कि यदि उसके पास कोई रास्ता ना हो, यदि उसके पास अपनी सिक्योरिटीज उपलब्ध होंगी तो आरबीआई तो उसको वैसे भी पैसा दे देगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो भी आरबीआई उसको एज अ लास्ट रिसोर्ट पैसा देती है। आरबीआई कभी आखिरी में हाथ नहीं खड़े करती कि भैया हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते।
ना, हाँ, डिफॉल्ट की कंडीशन वो नहीं आने देता किसी के लिए, ठीक है। आरबीआई एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट।